दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां तेजी से सक्रिय हो गई है और जांच पड़ताल में लग गई है। अब तक की सूचना के अनुसार 13 लोगों की मौत हो गई है और 2.5 दर्जन से ज्यादा घायल हैं। हालांकि इसके पूर्व सुरक्षा एजेंसियां ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3,000 किलो से ज्यादा विस्फोटक समेत कई असलहा भी बरामद किए हैं। यह इस बात का संकेत है कि यह सब एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए जुटाए गए थे। उसके ठीक बाद सोमवार की शाम लाल किले के पास रेड लाइट पर हुए विस्फोट ने भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं या विस्फोट में मारे गए हैं वे सभी पढ़े लिखे थे और डॉक्टरी के पेशे से जुड़े थे। इससे लगता है कि कट्टरता का कोई पैमाना नहीं होता, वह कोई भी हो सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के स्थानीय संपादक दिनेश गर्ग और समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल की चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों से। देश में आतंकवाद की वापसी है। 11.5 साल पहले ये सरकार जब आई, तब से ये 11.5 साल के लंबे अंतराल पे आतंकवाद हम लोग भूल गए थे। पहले कांग्रेस का यूपीए का जो शासन था उसमें ये था कि, और उसके पहले भाजपा का भी शासन था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और उसके पहले तमाम और शासन हुए हमारे देश में। और हालत ये थी कि बस अड्डे पे आप सतर्क रहिए, सीट नीचे देखिए, कोई लावारिस न हो, ये सूचनाएं हमेशा लगती रहती थी। वहां पे सूचना अनाउंसमेंट होते रहते थे और हमको रेडियो, टेलीविजन, फिल्म में हर जगह वार्न किया जाता था जहां कहां आप बैठिए वहां पर आप ये देख लीजिए कि आपके आसपास कोई लावारिस चीज नहीं, सीट के नीचे देख लीजिए, सड़क पे देख लीजिए, कहीं सूटकेस पड़ा हो उसको छुइए मत, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद पे इस तरह लगाम लगी, हमारे आंतरिक सुरक्षा जिस तरह से मजबूत हुई, तो हम लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब आतंकवाद यहाँ से निर्मूल हो चुका है। और हमारी गुप्तचर एजेंसियों ने, खासकर एनआईए और आईबी ने और सीबीआई ने जिस तरह से बीच में गिरफ्तारियां की कुछ बड़े बड़े आतंकवादियों को, जैसे पीएफआई जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन तैयार हुआ था, उसको निर्मूल कर दिया सीबीआई ने, सब उसका नेटवर्क छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन उसकी जो स्टूडेंट विंग थी, उसको बोलते हैं एसएफआई, नहीं एसएफआई नहीं, सिमी पे प्रतिबंध नहीं लगा और उसको नलिफाई नहीं कर पाए। और हमको लगता है कि सिमी के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को आंतरिक रूप से क्षति पहुंचाने के लिए जो पाकिस्तान की बहुत पुरानी रणनीति है, उसको किसी विदेशी ताकत ने भी सहयोग दे दिया है। और इसलिए भारत की चेतावनियों के बावजूद, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार अगर किसी ने हिमाकत की तो हम उसको युद्ध की शुरुआत मानेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये हिमाकत तो की है और आतंकवादी संगठन, उसका नाम है गजवतुल अंसार गजवतुल हिंद, AGUH, और जैसे मोहम्मद है ना, JEM, इससे इनके सूत्र जुड़ रहे हैं। तो क्या 2-4 दिन में जब ये सूत्र पक्के हो जाएंगे और ये सूत्र जुड़ जाएंगे, तो क्या हमारी केंद्र सरकार, हमारी सेना जो इस समय युद्धाभ्यास कर रही संयोग से बांग्लादेश की सीमा पर भी और पाकिस्तान की सीमा पर भी, तो क्या इसे युद्ध की शुरुआत मानेगी और आगे कार्रवाई करेगी, या पहले की तरह यूपीए की सरकार की तरह एक रेस्ट्रेंट रखे? क्योंकि इस समय भारत सरकार पर अमेरिका का बहुत भारी दबाव है। उसकी जो नोबेल पुरस्कार के लालची राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए बुरी तरह से ललचाए हुए हैं। उनको चाहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए। नोबेल पुरस्कार हमेशा पीस के लिए मिलता है। हालांकि इसका एक उल्टा भी हुआ है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति बराक ओबामा थे जिन्होंने पूरे विश्व में युद्ध किया और उनको पीस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ट्रंप उसके विपरीत पूरे विश्व में शांति कराना चाह रहे हैं। शांति के तो कहीं होता, युद्ध के बाद अगर शांति होती है तो ट्रंप क्लेम करते हैं कि मैंने शांति कराई, मैंने इंटरफियर किया, मेरी वजह से हुआ, और वो नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। तो क्या नोबेल पुरस्कार के लालची ट्रंप भारत सरकार को विवश करेंगे कि वो युद्ध न करे? हम इसके बारे में बात करेंगे। अपने साथी कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं
अभियान शुक्ल जी वो आपको बताएंगे। शुक्ल जी। दरअसल दिनेश जी, ये पूरा मामला मुझे लगता है कि मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश है जी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी सरकार आने के बाद से इस बात का दावा किया जाता रहा है कि कांग्रेस के समय में या बाकी समय में धमाके होते रहे, जगह जगह धमाके होते थे, यही इनका टेक था। हाँ, और लेकिन सरकार का यही टेक था कि देखिए हमने बंद कर दिया। हाँ, मोदी सरकार में धमाके बंद है जी। जो पहलगाम में हुआ, हाँ, वो भी धमाका नहीं था, वो दूसरे किस्म का वो आतंकवादी घटना थी। तो अब ये इन पर एक तहमत लग ही जाए, मुझे लगता है इसलिए भी ये धमाका कराया गया है। अब ये अभी एजेंसियां इस पर देख रही हैं, चर्चा चल रही है, मीटिंग चल रही है। गृहमंत्री हो सकता है कि शाम तक कुछ घोषणा कर दें कि क्या है, कैसे मामला है, अभी जांच चल रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लगता है कि ये कोई आतंकवादी घटना है, लेकिन इसका दावा अभी नहीं किया सकता, लेकिन जांच उसी तरह बढ़ रही है। शुक्ला जी, जिस तरह से विस्फोटक सामग्री की और गन्स की रिकवरी हुई है, जिसे 3000 केजी के आसपास विस्फोटक सामग्री मिली है इनके पास से। ये 3000 केजी का मतलब 3 टन पूरी दिल्ली खाक। हाँ, पूरी दिल्ली खाक हो जाती, इसलिए तो। और कल ही आपको हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था, वो एक राइसिन नामक जहाज जो एरंडी के तेल से मिलता है और जिसको पानी में मिला दे, मतलब बड़े पैमाने पे हत्याएं कराने के लिए, कितना और पता भी नहीं, ट्रेस भी न चले। तो आप ये कह सकते हैं कहीं ये एक बड़ी योजना है और इसमें अकेले पाकिस्तान नहीं, कि पाकिस्तान चिंदी चोर टाइप का है, उसमें छोटे छोटे उस तरह के अभी तक हत्या वो करवाए हैं। नहीं, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन उसका जो बाप है, अवैध बाप अमेरिका, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि CIA जो है मोदी सरकार को वो पसंद नहीं करता इसमें, क्योंकि मोदी उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। नहीं, एक और घटना याद करें आप शुक्ला जी, कुछ दिनों पहले ढाका से एक खबर आई थी। ढाका माने बांग्लादेश। हाँ, और बांग्लादेश आईएसआई और अमेरिका का नया प्ले ग्राउंड है। वहां पे जब मोदी जी गए हुए थे चीन, वो कौन सा बीजिंग के पास जहाँ पे संघाई कॉर्पोरेशन का, हाँ, संघाई शिखर का सम्मेलन हुआ था, उस दौरान जब गए थे ढाका में एक अमेरिकी एजेंट होटल में मरा पाया गया था और अमेरिका ने आनंद फानन में उसकी लाश को समेट करके अमेरिका वहाँ न्यूयॉर्क भेज दिया था। उसको वहां पे रहने नहीं दिया था, उस लाश को वहां पे उसका परीक्षण तक नहीं हो पाया था। तो क्या लोग ये कह रहे थे कि ये राह का काम है, राह ही इस काम कर सकती है, इतना सफाई से किसी की हत्या कर देना। तो ये कहीं CIA का बदला तो नहीं है, ये करवा देना हो सकता है चुनाव के दौरान, हो सकता है, क्योंकि सैफुल्लाह कसोरी जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था, हाँ, उसने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले बयान दिया है, हाँ, कि अब हम बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करेंगे। हाँ, तो एक तरह से बांग्लादेश से हमारे अभी फिलहाल बहुत अच्छे संबंध नहीं है जो कभी हुआ करते थे। पाकिस्तान लगातार उसको जो प्रवोक कर रहा है भारत के खिलाफ, अमेरिका इसमें जला भुना बैठा है, क्योंकि उसको हमने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट नहीं किया, मोदी जी ने उसको भाव नहीं दिया, और उसकी धमकियां, अशोक आज जो धमकी क्या देगा, लेकिन जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है उसके दबाव में हम नहीं आ रहे हैं। तो सबका मिला जुला काम तो हो ही सकता है। और इसमें जो विदेशी ताकतें हैं उनको एक चीज समझ में आ रही है कि भारत का जो विपक्ष है वो मोदी सरकार के पीछे पड़ा हुआ है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि विदेशी ताकतों के प्रभाव में भारत का विपक्ष मोदी सरकार के पीछे पड़ा हुआ है। भारत का विपक्ष तो मैं शुक्ला जी मुझे लगता है कि जैसे हिंदू समाज है 1000 साल से विदेशियों से मार खाते खाते मार खाने का आदी हो गया है, उसको मार खाना अच्छा लगता है, प्रतिकार करना अच्छा नहीं लगता। उसी तरह हमारा विपक्ष भी है कि जब भारत मार खाता है तो इनको अच्छा लगता है, और ये उसको बहलाने के लिए कवर फायर जो आतंकवादी हैं जो भारत पे आक्रमण करते हैं उनको कवर फायर प्रदान करते हैं अपनी सरकार अपनी एजेंसी के खिलाफ बोल करके। नहीं, ये तो है ही भाई, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हर आदमी समझता है कि भाई अगर मान लीजिए हमारे सरकार में कोई कमी भी है, हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ भी है, तो हमको उस समय चुप होना चाहिए। जब वो मामला ठंडा हो जाए बोलना चाहिए। अमेरिका में बोला जाता है, जैसे अमेरिका में बोला जाता है, पाकिस्तान जैसे
धूर्त देश के लोग जो है जब उनके नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है एक हो जाते हैं। तो लंबा मतलब तगड़ा तगड़ा झूठ बोलते हैं, लेकिन सब एक होकर बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही हमने भारत के लोगों ने नहीं सीखा, भारत के विपक्ष ने सीखा। वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल देते हैं, ये ठीक नहीं भाई। आपका विरोध है मोदी सरकार से, कीजिए, लेकिन जब देश की बात आती है तो आपको उसमें थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करके रखना चाहिए। ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे विदेशी ताकतों को मजबूती मिले। अब विदेशी ताकतें समझ गए हैं कि भारत में राहुल गांधी जैसे नेता हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, ममता बनर्जी जैसी नेता हैं, और वो जो तमिलनाडु का वो कौन सा है स्टालिन जैसे नेता हैं। तो जब ऐसे नेता हैं तो भारत की दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। ये जो भाई आपकी राजनीति आप कीजिए, किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो आपको थोड़ा वो करना चाहिए। जैसे ओवैसी का, मैं तो कहता हूं कि ओवैसी में लाख बुराइयां हैं, लेकिन उस अगले की एक अच्छाई है कि जब देश की बात आई वो देश के साथ अगला खड़ा रहा और पाकिस्तान को ऐसा लतियाया कि पाकिस्तान में उनके नाम से लोग जो है आप सही कह, तो इस मामले में। लेकिन ये मेरा कहता है कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, चाहे ममता हो, इन सभी को जो है इस मामले में ओवैसी से सबक लेना चाहिए। शुक्ला जी, सबक लेने की जो बात आप कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो आतंकवाद की नई लहर कल से शुरू हुई, परसों से शुरू हुई, कल के विस्फोट से और परसों की जो गिरफ्तारी अदालत में, मतलब गांधीनगर गुजरात में जो डॉक्टर एक पकड़ा गया, अहमद मोहिउद्दीन सैयद, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद जो पकड़ा गया, जो पानी में, मिठाई पे, मंदिर में जहर मिलाने के लिए जहर तैयार कर रहा था, राइसिन नामक जहर, तो बायो वार करने जा रहा था, बायोलॉजिकल वार भारत के खिलाफ करने जा रहा था वो। और जो कल गिरफ्तार हुए हैं डॉक्टर शाहीन साहिद, महिला डॉक्टर लखनऊ की, जो फरीदाबाद में गिरफ्तार हुई अपने लवर के चक्कर में, उसका लवर है डॉक्टर आदिल अहमद राठर, हाँ है ना, और फिर उसका एक तीसरा डॉक्टर है डॉक्टर मुजम्मिल, धौरा गांव, मतलब है तो वो रहने वाला वहां का है कश्मीर। तो ये डॉक्टर मुजाहिद धौरा गांव फरीदाबाद में हथियार वगैरह रखा था। तो ये सब एक नया पैटर्न दिख रहा है कि 4 डॉक्टर ही इस बार गिरफ्तार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। कोई इंजीनियर नहीं, कोई मदरसा छाप या पंचर छाप या भिखारी टाइप का या साधारण कोई काम करने वाला आदमी वो नहीं पकड़ा जा रहा है। पकड़े ये बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत हाई क्वालिटी माइंड कहे जाते हैं, बड़े विचारशील होते हैं, और इन पर समाज का और एजेंसियों की कोई संदेह नहीं होता। ये डॉक्टर हैं तो ये इस तरह के घृणित काम, राक्षसी कार्य, लोगों को मारने और हत्याएं करने का काम नहीं करेंगे। देश के खिलाफ कार्रवाई, देश के खिलाफ जाकर के आतंकवाद करेंगे, ये इनके संदेह नहीं किया जा रहा था। तो अब क्या कारण हो सकता है, आप बताएं। इन 4 कथित डॉक्टरों ने जो है पहले तो डॉक्टरों से विश्वास उठा दिया जी, जहर भी दे सकते हैं। हाँ, अब लोग डॉक्टरों को धर्म की निगाह से भी देखना शुरू कर देंगे। डॉक्टर खासकर मुस्लिम डॉक्टर, हाँ वही कह रहा हूँ कि मुझे तो अब लगता है कि धीरे धीरे कहीं ये ना लोग सोचने लग जाएं कि कोई हिंदू किसी मुस्लिम डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो केमिकल वार कर सकता है, ऐसे आप जिस जहर का नाम ले रहे हैं राइसिन का, कैसा राय से बनता है, हाँ, तो आप बताइए कि अगर उसका इस्तेमाल करेगा तो डॉक्टर पर हम क्या भरोसा करेंगे, तो पता नहीं किस डॉक्टर के मन में क्या है। हाँ, और कौन सा चीज, क्योंकि ये बायोलॉजिकल जो केमिकल्स हैं, हाँ, बायोलॉजिकल जहर जो है वो तो कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ते अपना। और पहले ये चर्चा होती थी कि मुसलमानों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए उनका मानसिक विकास नहीं हो रहा है और वो अपनी कट्टरता नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये कहा जाए, ये पढ़े लिखे डॉक्टर सब कुछ इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं तो इसका मान लिया उनके दिमाग में जहर मुझे लगता है पैदाइशी भरा हुआ है। डॉक्टर शाहीन साहिब और उसका जो प्रेमी डॉक्टर मुजम्मिल है, हाँ, और ये आदिल अहमद राठर, ये तो बाकायदा अल फलाह अरेबिया यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहे थे। ये लोग वहां पे टीचर्स थे, और उसमें यूनिवर्सिटी भी शायद
वो आतंकवाद कर रही थी। बताइए, एक कमरे में खुली घुसती है, उसमें थे, और हमारी भारत सरकार की एजेंसी, वो क्या कहें, खूब पैसे दे रही थी उसको। मतलब गिरिराज सिंह जो भाजपा नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जब उन्होंने पैसे दे रहे थे, नहीं, उन्होंने गिरिराज सिंह ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। लोगों को बुरा तो लगा था, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी बात अब सच साबित हो रही है। आप बताइए ना कि डॉक्टर जैसा पेशा करने वाले, वो व्यवसाय करने वाले, अगर मुसलमान इस तरह की हरकतों में शामिल हैं, मतलब ये बहुत गंभीर बात है। मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, आप देश के विरोध में देश करने लगे। भाई आप वोट करिए, आप चिल्लाइए, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए, आप मोदी को दिन रात गाली देते हो, देते ही हैं, वो ठीक है, लेकिन आप देश के खिलाफ, देश के साथ जनता के खिलाफ, जिसके पैसे से आप पढ़े हो, जिसके पैसे से आप धर्म यात्रा करते हो, जिसके पैसे से आप बलबूते आप कोठियां खड़ी कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, गाड़ियों में चल रहे, उसी को मारने के लिए आप बारूद मंगवा रहे हो पाकिस्तान से, आप गन मंगवा रहे हो, आप उसके खिलाफ सोच, आप खरीद कर रहे हो, और अब भीड़ भाड़ में जाकर दिनेश जी इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखिए। सुनने में आया कि डॉक्टर उमर जो है वो विस्फोट करते करते खुद ही मर गया, फिदाइन हो गया है। ऐसा है कि क्योंकि उसके बाद तो उसका पता नहीं चल रहा है, और उसकी अंतिम लोकेशन उस गाड़ी के पास ही देखी गई थी चाबी लिए हुए। तो ऐसा सोचा जा रहा है कि हो अब तो जो जांच छोटी उससे पता चलेगा तो उसका खाक नहीं, लेकिन अभी वो लोकेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो उसको मार दिया गया है। तो अगर वो मार दिया गया है तो फिदाइन हमला है। लेकिन एक कहानी ये भी चल रही है कि गलती से ट्रिगर दब गया, वो गाड़ी लेके कहीं और जा रहे थे, लेकिन वो गलती से हाथ लग गया, दब गया। अब ये कहानी भी है, क्योंकि अगर किसी भी संभावना से इनकार नहीं, विस्फोट करना ही होता तो सुनहरी मस्जिद जो लाल किले के पास है, वहां लगभग 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही, तो विस्फोट वहां भी कर सकते थे। उससे बड़ा मैसेज देते कि लाल किले के पास विस्फोट हो गया, अगर पास ही है, लेकिन वो तो और नजदीक होता, मस्जिद टूटती तो धार्मिक उन्माद फैलता। तो मुझे लगता है कि वो विस्फोट कर रहे थे, तो ले जा रहे थे, हाँ, उसको कहीं ले जा रहे थे, तो गलती से दब गया। इसमें थोड़ी गुंजाइश बनती है, क्योंकि फिदाइन हमले का मुझे बहुत ज्यादा अभी लगता नहीं, लेकिन है, अगर उमर मर गया है तो फिदाइन हमला भी तो कंफ्यूजन हुआ, पुलिस घेर रही है हमको, हम लाल बत्ती पे कहीं पकड़, या फिर हो सकता है कुछ को भय हो गया कि अब तो हम पकड़ जाएंगे, तो मरते मरते कुछ मार के चले। तो फिदाइन था नहीं, फिदाइन हो गया ये कह सकते हैं। लेकिन अभी स्टोरी पर तो एनआईए वगैरह जांच कर रही है, तो जांच का विषय होगा, आगे पता चलेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इधर के दिनों में धीरे धीरे मुस्लिम समाज में ये जागृति आ रही थी कि देश है, देश बड़ा है हमारे लिए, देश के लिए हम कुछ करें, और वो डाइवर्ट हो रहे थे, धीरे धीरे साफ हो रहे थे, अपनी कट्टरता छोड़ रहे थे। उसका असर तो बिहार में दिखने लगा था कि बिहार में कुछ मुस्लिम लोग कह रहे थे कि खिलाता मोदी है तो मोदी में देंगे, किसी छोड़ देंगे। मोदी नीतीश के नाम पर मुस्लिम थोड़ा यूनाइट हो रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि वो एक धारा जो शुरू हुई है, निकल रही है पानी की धार, उसको बंद करने के लिए ये निगेटिव धारा चलाने की कोशिश है। तो मुझे तो लगता है कि उस धारा को भोसड़ा करने के लिए इसको जो है शुरू किया गया है। लेकिन अपनी जांच का विषय है कि डॉक्टरों ने जो है, डॉक्टरों ने जो है डॉक्टरी के पेशे को कलंकित कर दिया है, और अब सोचने को विवश कर दिया गया है कि मुस्लिम चाहे पढ़ा लिखा हो और चाहे बेपढ़ा हो, अगर उसके दिमाग में कट्टरता है तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। शुक्ला जी, कट्टरता हिंदुओं में भी है, देखिए हिंदू मुसलमान को मारने की कट्टरता नहीं, अपने घर कट्टरता का मतलब अपने घर में इतना ज्यादा लीन हो गए कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना जीजान दे दें। लेकिन दूसरे का जीजान ले ले, सामूहिक हत्या करें, सामूहिक विस्फोट करा दें, और किसी देश को नष्ट करने पर लग जाए जिस देश में हम रहते हैं, ये विचारधारा कैसे और किस लेवल पे, कितने तरह के स्तर पे फैल रही होगी, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। विनय जी, हिंदू जो है कभी भी ऑफेंसिव नहीं रहा, वो हमेशा डिफेंसिव रहा है। मतलब आपके वार को वो निष्फल करता है, खुद वार कभी नहीं करता। और ये आज से नहीं, आदिकाल से, जब से सनातन संस्कृति है तब से है। आप गौर करेंगे कि जब देवता, राक्षस और मनुष्यों का समय हुआ करता था, तब भी
देवता के हम नहीं जाते थे, राक्षसी हमला करते, हाँ राक्षस हमला करते थे तो देवता और मनुष्य जो है उसका प्रतिकार करते थे। तो ये तो सदियों से चला रहा है, ये प्रेरित की बात है, आपके रक्त की बात है, आपका पालन पोषण कहाँ हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है। बात हमको ये स्मरण आया कि है तो कर्मठ, मुसलमान कर्मठ हुए हैं, तो है तो मिलता हिंदू धर्म रक्त ही नहीं, हिंदू रक्त है, ये कैसे राक्षसी बातें विचार, इनको विचार अशुद्ध हो गया है। अब वो जो है, आप बताइए, जो 400-500 साल पहले कन्वर्ट हो गया है, अब उसमें हिंदू कुछ बचा ही नहीं है, उसकी सोच में हिंदुत्व बचा ही नहीं है, सनातन बचा ही नहीं है, उसकी सोच में गला बेचना बचा है, उसकी सोच में भैंसा खाना बचा है, उसके सोच में गौ माता की हत्या करते। ये जो नेगेटिव चीजें आ गई हैं वो उसको धर्म के साथ जोड़ के अपना करते हैं, तो अब उसमें कुछ सनातन बच ही नहीं गया है। और जब सनातन नहीं बच गया है और उसके बाद जो थोड़े बहुत जो मौलवी हैं अपना जो कट्टरता की भाषाएं बोलते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, वो भी इसमें काम करती है। इसी आतंकवाद के साथ साथ एक और बड़ी चिंताजनक बात मैं नोटिस किया है, कल से आज तक में एक भी मुस्लिम संगठन ने इसका बात नहीं की, भारत के लिए एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द, अब शांत है। अरे इनको वंदे मातरम गाने में दिक्कत है तो भारत के लिए क्या बोलेंगे। वंदे मातरम जैसा गान जिसको आजादी के समय मुस्लिम नेताओं ने भी गाया, उसको अब गाने में दिक्कत हो रही है, तो ये इसे क्या अपेक्षा कीजिएगा। नहीं तो क्या ये लगता है कि ये लोग धीरे धीरे इंतजार कर रहे हैं साल 2047 का जो एक पेपर पकड़ा गया था PFI का, जिसमें 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र घोषित करने की बात कही गई थी। अब वो तो कि आबादी हमारी बढ़ती जाए और सिचुएशन इतनी खराब होती जाए कि ये हमको एक नए इस्लामी राष्ट्र की बात कहने का अवसर मिल जाए। वो उनके मौलाना सिखा तो यही रहे हैं, उनके दिमाग में भरा जा रहा है। और एक अलतकिया शब्द होता है मुस्लिम, उसमें अलतकिया का मतलब जो होता है कि अगर आप कमजोर हैं तो भाईचारे की बात करें, और अगर ताकतवर हो गए हैं तो कब्जा कर लें, शासन करें। तो जहां जरूरत है अलतकिया मतलब अलतकिया चल रहा है, भाईचारा चल रहा है। और जहाँ मजबूत है वहां पर, जैसे किशनगंज में देख लीजिए, बिहार के 66% आबादी है मुसलमानों की, तो वहाँ हिंदू कोई जीत ही नहीं सकता। अभी भागलपुर में एक कोई आया था, ऑफ इंडिया एक कोई संगठन है, उसने एक न्यूज दी थी कि भागलपुर का कोई जगह है, वहां पर 70% मुस्लिम है और उस गांव में से 30% हिंदुओं को भगा दिया है। वहाँ भाग कर तमाम अपनी उनकी इंटरव्यू दिखा रहे थे, रो रहे थे लोग, हम क्या करें, निकलना मुश्किल, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों को खींच ले जाना, संदेश खाली में यही तो हुआ, ताला तोड़ देना, संदेश खाली में यही तो हुआ। तो ये जहां भी ज्यादा संख्या में रहेंगे तो अपना उत्पाद करेंगे। और नाइजीरिया में भी यही हो रहा है, हाँ, वहाँ पर ईसाइयों को नहीं रहने दे रहे। अरे आप अमेरिका न्यूयॉर्क में जो ममदानी चुना गया है मेयर, अभी उसकी संख्या उतनी नहीं हुई है, लेकिन खाली मेयर चुन लिया गया तो सड़क पर नमाज शुरू हो गई, धर्मांतरण शुरू हो गए, और वो ट्रंप के लिए चिंता का विषय बना हुआ। तो ये इनकी फितरत है कि यहाँ कमजोर रहेंगे वहाँ भाईचारा, और यहाँ ताकतवर हो जाएंगे वहाँ शासन। तो हम लोग अपनी बात एक अपडेट के साथ समाप्त करते हैं कि परसों से लगभग 2 दिन पहले से आतंकवाद के खिलाफ हमारी एजेंसियों ने जो कार्रवाई शुरू की है वो अभी कार्रवाई चल रही है। अब तक जो पकड़े गए हैं उनमें 4 डॉक्टर पकड़े गए हैं। पहला डॉक्टर पकड़ा गया था डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद, जो 35 साल का चीन से पढ़ा हुआ डॉक्टर था, चीन से जहर बनाने की विद्या सीख के आया था और यहाँ पे उसका प्रयोग करने जा रहा था। उसके प्रयोग करता उसके पहले ही पकड़ लिया गया। उसने प्रयोग करने के लिए लखनऊ के मंदिरों का और लखनऊ के RSS कार्यालय का सबका रेफरेंस ले लिया, रेकी कर लिया था, रेफरेंस ले लिया था और वो स्ट्राइक करता इसके पहले ही पता नहीं कैसे भंडाफोड़ हो गया और पकड़ा गया। लखनऊ में एजेंसी आई तो है, जांच पड़ताल चल रही है। अब दूसरी डॉक्टर लखनऊ की है, लेडी डॉक्टर है शाहीन साहिब और उसका प्रेमी डॉक्टर मुजम्मिल, ये फरीदाबाद से पकड़ेगा। और फरीदाबाद से तीसरा डॉक्टर आदिल अहमद राठौर भी पकड़ा गया है। वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा, वहां से चला आया था। पहले वो पढ़ा रहा था कश्मीर में, मेडिकल कॉलेज में था, वहां पढ़ा रहा था। वहां से पढ़ाने के बाद वो चला आया था सहारनपुर में। सहारनपुर कौन उसको ले, कश्मीरी को लेके कौन आया, कौन उसको प्रैक्टिस करने के लिए जगह दी, कौन, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए कि वो कश्मीरी लोग
यहाँ आकर के आराम से कमरे लेकर के, मकान लेकर के रहते हैं और सारी नेफेरियस एक्टिविटीज करते हैं और करते चले जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि अमित शाह की एजेंसियां इस मामले में कोई कसर और कोई लापरवाही नहीं बरतेंगी, इस पूरे नेटवर्क को पूरी तौर से उखाड़ कर रख देंगी। नमस्कार।